स्टैंडर्ड इंग्लिश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज आप लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव का सेकंड रूल देखने चल रहे हैं। नेवर का रूल पढ़ने चल रहे हैं। टॉपिक क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव रूल NEGATIVE, नेगेटिव रूल पढ़ने चल रहे हैं। नेगेटिव में किसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं? नेवर के बारे में। नेवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कभी नहीं। कभी नहीं, ये कभी नहीं का रूल पढ़ने चल रहे हैं। अगर किसी वाक्य में नेवर आ जाए तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं। इसके आपको जानकारी के लिए हम बता दें, प्रीवियस क्लास में, इसके पूर्व क्लास में नेगेटिव सेंटेंस के डिड नॉट के बारे में बताया गया, जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट की क्या बारीकियाँ होती हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इनके बारे में डिटेल क्लास हुई थी। उसी क्रम में, उसी सीरीज में आज सेकंड क्लास लेने चल रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव का सेकंड क्लास। तो नेवर अपने में देखिए कुछ अलग ही लग रहा है। नेवर मतलब कभी नहीं। नहीं और कभी नहीं में अंतर है। नहीं होता है इसका मतलब तात्कालिक समय के लिए, कुछ समय के लिए उसको मुकारा जाता। कभी नहीं मतलब एकदम एक सिरे से खारिज कर दिया। अब पहले इसका रूल देख लेते हैं। इसका रूल क्या होता है नेगेटिव का? रूल, ये रूल नंबर कौन सा पढ़ने चल रहे हैं? सेकंड। किसका? नेवर का, नेगेटिव का। तो रूल में क्या होगा? सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लाएंगे जैसे पहले लाया गया था। इसके बाद नेवर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म आने के पीछे कारण है कि अगर हम डिड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लाना ही होगा। जैसे पास्ट प्रेजेंट में पढ़ा गया था। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या लाएंगे? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बाद फिर क्या आएगा? अदर वर्ड। ये हो गया। अब इसमें देखिए नेवर दिया गया। नेवर सब्जेक्ट हो गया, नेवर हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हुआ, कॉम्प्लीमेंट हुआ और अदर हुआ। अब इसका स्पष्टीकरण होगा कैसे? इसके स्पष्टीकरण के लिए एक एग्जाम्पल मिल जाए तो बात बन जाए। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे कहा जाए कि सुशीला उसे इन दिनों, चलिए इन दिनों हटा देते हैं। सुशीला उसे अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ाई। सुशीला उसे अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ाई। अब कभी नहीं पढ़ाई दिया गया है, ध्यान देंगे सेंटेंस है। अब इसको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के लिए, ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट पता करेंगे। ये हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब पता करेंगे। ये रहा वर्ब। नहीं क्या हो गया? नेगेटिव वर्ड। पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। नेगेटिव के पहले रूल में हम आपको सिस्टम से बताए थे क्या क्या किस किस क्रम में लाएंगे। अब दूसरा कभी नहीं, नेगेटिव, ये दोनों मिलाकर होगा भाई। कभी नहीं दिया गया है तो दोनों मिलाकर हो जाएगा नेगेटिव। तो कभी नहीं पढ़ाई। अब देखिए सुशीला उसे अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ाई। पढ़ाई आया, एक वर्ब आया पढ़ाई। अब यहाँ हमको ऑब्जेक्ट पता करना है। अच्छा एक बात और, जो लोग नए हों उनके लिए थोड़ी सी बात। सबसे पहले जब हम ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस का तो पहले हम सब्जेक्ट पता करते हैं, इसके बाद वर्ब पता करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के बारे में, फिर कॉम्प्लीमेंट के बारे में, फिर जो कुछ बचता लास्ट में अदर वर्ड के बारे में। इसी क्रम में हम सारे शब्दों को पहले पहचान लेते हैं सेंटेंस में, वाक्य के माध्यम से सेंटेंस में इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब देखिए आपको क्या क्या पता चला। सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मतलब कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स विषय होता है, लेकिन जब भी इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट कहा जाए तो उसका सीधा सा मतलब होता है डूअर से, कर्ता से। इंग्लिश ग्रामर में उसको हम डूअर या सब्जेक्ट कहते हैं।
कर्ता कहते हैं। कर्ता का मतलब होता है जो किसी कार्य को अंजाम देता है, या दूसरा तरीका है कि जिसके बारे में वाक्य में चर्चा हो रही है, उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अब जरा इसमें विचार करिए, इस वाक्य में किसके बारे में चर्चा हो रही है? सुशीला के बारे में। कार्य करने वाली कौन है? सुशीला है। दोनों विधि से हम सब्जेक्ट को सुशीला माने, यानी सुशीला को सब्जेक्ट माने। इसके बाद क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। क्रिया कर्ता के द्वारा जो कुछ किया जाता है उसी को वर्ब बोलते हैं। कर्ता के द्वारा यहाँ पढ़ने का काम किया जा रहा है, वर्ब हो गया। फिर क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं? ये जो वर्ब दिया होता है, इसी वर्ब में हम दो क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या, और दूसरा क्वेश्चन किसे लगाकर। क्या या किसे लगाकर अपने मन में प्रश्न करते हैं। इससे हमें जो भी आंसर मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है। आंसर नहीं मिलता तो इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आइए देखते हैं, इसके आंसर के बारे में पता करते हैं। इसका आंसर देखिए, वहां दिया गया है कि सुशीला नहीं पढ़ाई। पहला प्रश्न क्या नहीं पढ़ाई, आंसर मिला अंग्रेजी, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। हिंदी में कर्म बोलते हैं। दूसरा प्रश्न करिए, हो सकता है दो ऑब्जेक्ट दिया गया हो। सुशीला कभी नहीं पढ़ाई। क्या नहीं पढ़ाई भाई? अंग्रेजी नहीं पढ़ाई। किसे नहीं पढ़ाई? उसे नहीं पढ़ाई। आंसर मिला उसे, एक ऑब्जेक्ट उसे हो गया। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए सारी बातें स्पष्ट हैं। अगर कहा जाए सुशीला उसे अंग्रेजी मेरे साथ कभी नहीं पढ़ाई, यही एक शब्द अगर हम जोड़ देते मेरे साथ, मेरे साथ क्या हो गया? वर्ब के साथ सब्जेक्ट का ये साथ दे रहा है, इसको सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। सारी बातें स्पष्ट हो गई। अब आपको ट्रांसलेट करना है। सारा मसाला हम छांट कर रख दिए हैं, आइटम अलग अलग कर दिए हैं, रूल ऊपर दिया गया। अब आपको करना क्या? इस रूल को, इस आइटम को इस रूल के अकॉर्डिंग जोड़ देना है। जोड़ेंगे कैसे? आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या लेना है? सबसे पहले रूल क्या कह रहा है? सब्जेक्ट लीजिए। तो सब्जेक्ट क्या है? सुशीला। तो यहाँ हम लिखेंगे SUSHEELA, चाहे आई भी लिख सकते हैं सुशीला की स्पेलिंग में। सुशीला हो गया। इसके बाद फिर नेवर का प्रयोग करेंगे, NEVER, नेवर हो गया। डिड नॉट नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे। कब? नेगेटिव में, जब कभी नहीं दिया गया हो तब डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सुशीला नेवर हो गया। इसके बाद फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लेंगे। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या दिया गया? पढ़ाना। पढ़ाना की इंग्लिश क्या होता है? टीच। टीच का सेकंड फॉर्म टॉट, TAUGHT, टॉट हो गया। सुशीला नेवर टॉट, सुशीला कभी नहीं पढ़ाई। क्या नहीं पढ़ाई? अब ऑब्जेक्ट पर आ जाइए। अब एक नई बात आपको यहाँ जानने को मिलेगा। जब ऑब्जेक्ट दो दिया गया हो, अगर ऑब्जेक्ट दो होता है तो पहले हम लिविंग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, सजीव को रखते हैं। पहले किसको रखेंगे? सजीव को। ये नियम होता है, पहले हम सजीव को रखेंगे यानी लिविंग वाले को रखेंगे, फिर लिखेंगे नॉन लिविंग को। नॉन लिविंग को रखेंगे, ये पहले लिविंग को रखेंगे फिर नॉन लिविंग को रखेंगे, ये तरीका है। अगर ये तरीका ना फॉलो करना चाहें, उल्टा कर दें, यानी नॉन लिविंग को अर्थात निर्जीव को पहले रखें और सजीव को बाद में रखें, तो आपकी इच्छा रख सकते हैं। लेकिन कैसे रखेंगे? जब निर्जीव को पहले, नॉन लिविंग को पहले रखेंगे, लिविंग को बाद में रखेंगे, तो जो बाद में लिविंग आएगा उसके ठीक पहले हम टू का प्रयोग करेंगे। इतनी बात ध्यान रखना है। अभी हम दोनों करके दिखाते हैं। तो सुशीला नेवर टॉट हो गया, सुशीला कभी नहीं पढ़ाई। ऑब्जेक्ट है उसे, अंग्रेजी पहले लिविंग वाले को रख देते हैं, उसे यानी हिम। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, उसे की इंग्लिश हिम भी होता है, हर भी होता है, तो हम हिम क्यों लिख रहे हैं, हर क्यों नहीं लिखते हैं? ध्यान देंगे, जब ये ना स्पष्ट हो कि मेल की बात हो रही फीमेल की, तो मेल वर्ग के प्रोनाउन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, पहली वरीयता देते हैं, पहले क्रम पर उसको, यानी पहले क्रम पर हम मेल को लेते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा किसे नहीं पढ़ाई, पता नहीं लड़का है कि लड़की है, तो मेल वर्ग के प्रोनाउन को प्रथम वरीयता देंगे, इसलिए हिम का प्रयोग किया गया। तो सुशीला नेवर टॉट हिम। अब क्या बचा? अंग्रेजी, इंग्लिश, ENGLISH। सुशीला नेवर टॉट हिम, इंग्लिश हो गया। सुशीला इसे अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ाई। अब इसके बाद अगर कॉम्प्लीमेंट होता, अदर वर्ड होता, तो फिर उसको रख देते, लेकिन नहीं दिया गया है तो उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है, यहीं सेंटेंस को हम रोक देंगे। तो क्या हो गया? सुशीला नेवर टॉट हिम इंग्लिश, ये तरीका। अब इसको अगर आपकी इच्छा है कि ऑब्जेक्ट हम बोले कि अगर दो ऑब्जेक्ट दिया होता है
लिविंग और नॉन लिविंग उसमें हो तो लिविंग वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, नॉन लिविंग को सेकंड प्रायोरिटी देंगे। तो आप चाहें तो इस क्रम को बदल भी सकते हैं। नॉन लिविंग को पहले ला दीजिए, नॉन लिविंग को पहले ला दीजिए, लिविंग को बाद में रखिए। लेकिन क्यों, कैसे रखेंगे, इसका एक रूल होता है। रूल क्या होता है आप देखिए। सबसे पहले हम क्या कर दिए, सुशीला, SCHAALA, सुशीला। फिर यहाँ पर क्या प्रयोग किए, नेवर, यानी VER हो गया, सुशीला नेवर। इसके बाद फिर क्या लिए, टाट, TAUGST, सुशीला नेवर टाट हो गया। इसके बाद हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, और ये लिविंग है। तो पहले हम नॉन लिविंग वाले को लेंगे, निर्जीव मतलब जिसमें जीव ना हो। तो नॉन लिविंग वाले को क्या ले लेंगे, पहले इंग्लिश लिख रहे हैं, ENGLISH। अब जब नॉन लिविंग को पहले ले लेंगे, लिविंग वाला बॉर्डर पर जाएगा, यानी हिम बॉर्डर पर जाएगा, तो इसके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड दे देंगे, सुरक्षा कवच दे देंगे इसके साथ। इसका सुरक्षा कवच कौन होगा, 2 होगा, यानी 2 का प्रयोग करेंगे, तब हिम लिखेंगे, तब जाकर के ये भी सेंटेंस सही हो जाएगा। एग्जाम में इसी 2 को गायब कर दिया जाता है, स्पॉटिंग एरर में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जब 2 को गायब कर दिया जाएगा, जिसका मतलब वहाँ त्रुटि है, तो वो गलत हो गया सेंटेंस। यही बात ध्यान रखनी है। अगर सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट दिया गया है तो लिविंग वाले को फर्स्ट वरीयता, नॉन लिविंग को सेकंड। अगर नॉन लिविंग को यानी निर्जीव को पहली वरीयता देते हैं, लिविंग को बाद में ले जाते हैं, तो इसके पहले 2 लगाना नहीं भूलना है। अगर 2 लगाना भूल गए तो क्वेश्चन गलत। SSC CGL में कहीं भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे दे दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन या सेलेक्ट स्पॉटिंग एरर इन गिवन सेंटेंस, ऑप्शन A B C, इस तरीके से दे दिया जाता। तो ध्यान रखना है, इस तरीके से कभी नहीं अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा तो उसका ट्रांसलेशन करेंगे। बहुत आसान है, इंग्लिश बहुत ही आसान है। कुछ लोग इंग्लिश को कठिन कह के कठिन बना देते हैं, आप लोग बिल्कुल मत डरिएगा, कहाँ कठिन है, एक एक वर्ड को देखिए हम आपको बता रहे हैं आइडेंटिफाई करना। तो इस तरीके से कभी नहीं का यानी नेगेटिव का रूल पूरा होता है। कल आप लोगों ने इसकी प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने नहीं के बारे में पढ़ा था और यहाँ कभी नहीं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब अगली क्लास होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी आपका 2 दिन लगेगा, भी 2 क्लास आगे करनी है। ऐसे ही आप लोग बने रहिएगा। जो लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, ताकि सब तक ये लाभ मिल सके। आप अपने तक किसी जानकारी को मत समेटिए, आप औरों को भी अपने अर्जित परिचित जो आपके फैमिलियर हों उनको भी इसका लाभ दिलाने का प्रयास करिए। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। फिर धन्यवाद।